हेलो दोस्तों। आज ये पॉडकास्ट मिक्स्ड जानवरों की समस्या के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। अभी कल मेरे पास न्यूज़ आई कि दुधवा नेशनल पार्क जो है वहाँ पर एक पालतू हथनी ने अपनी महावत की जान ले ली जब वो उसे नहला रहे थे। ये मैंने हमेशा बोला, देखिए कि जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाथी बड़ा ही प्यारा जानवर होता है, मैंने हमेशा बताया हाथी बहुत ही खतरनाक जानवर होता है। जानवर सारे ही खतरनाक होते हैं अपने लेवल पे। कई बार पालतू कुत्ता भी, पिटबुल डॉग के बारे में सुना, बच्चे की जान ले ली, चेहरे पे अटैक कर दिया। कुछ जो कि छोटा जानवर है, बिल्ली नाखून मार देती है। हर तरीके से कोई भी जानवर अटैक कर सकता है, लेकिन हाथी के पास जो पावर है, जो इतना बड़ा, बाकी जानवर आपके ऊपर अटैक करेंगे तो आपको बचाव का उपाय है। अगर पड़ो घर में कोई दूसरा है तो आपको बचा सकता है, थोड़ा बहुत खरोच आएगी, जान बच जाएगी। हाथी से 1 सेकंड की देर है, पैर सूंड से पटका, जान चली गई, पैर रखा, जान चली गई। इसीलिए हाथी से दूरी बना के रखना चाहिए। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, अगर वाइल्ड एलिफेंट है तो भी, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो पालतू हाथी है उससे भी आप दूरी बना के रखिए। कई बार लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं सूंड पकड़ के, बगल में महावत खड़े हैं। 99% केसेस में कुछ नहीं होता, आराम से हाथी फ़ोटो खिंचवा लेता है, सिर पे सूंड रखता है, बहुत सारी चीज़ें जो उसको सिखाई गई हैं वो करता है। वो जो 1% होता है, उसके लिए आप क्या तैयार होते हो? क्या आपको वो फ़ोटो इतनी अच्छी लगेगी जिसमें जान जाने की संभावना है? ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, वीडियो हैं, आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, जिसमें कि हाथी के पास गए, फ़ोटो खिंचवा रहे थे, उसने मुंह में खिला रहे थे, हाथ ही पकड़ लिया मुंह से, सूंड से नहीं, मुंह से। बड़ी मुश्किल से छूटे, जान जहाँ बच गई, बहुत सारी जगह जान चली गई। ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। अगर आप एलिफेंट अटैक के केसेस कीवर्ड आप लिखोगे यूट्यूब में, बताने का पर्पज़ मेरा है कि जो चीज़ ज़रूरी नहीं है उसे क्यों करना। हाथी को बैकग्राउंड में आप खड़ा रख लो, थोड़ा दूर से फ़ोटो खिंचवा लो। सबको पता है कि आप हाथी के ऊपर हाथ रख रहे हो तो पालतू हाथी है, तब आप हाथ रख रहे हो। जनरली इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। अभी का जो जिस बात में डिस्कस कर रहा था कि महावत को मार दिया, इसमें होता क्या है, देखिए कि उस वक्त हाथी के ऊपर क्या गुजर रही है ये आपको नहीं मालूम। हो सकता है उसे कुछ चोट लग गई हो जो कि शायद दिख नहीं रही हो, अंदरूनी हो, जो वो अपने महावत को, जो महावत नहीं देख पाया, अंदर से वो परेशान है। पेट दर्द भी हो सकता है, स्टमक इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें। हमारे भी सिर में कई बार दर्द होता है, हम धूप से आते हैं, कुछ करते हैं, सिर में दर्द होता है जो कि विजिबल नहीं होता, सिर्फ हम फील कर सकते हैं। हाथी को भी होता है, हर जानवर को होता है, टाइगर को भी होता है, सबको होता है। यहाँ बात हाथी की चल रही है, तो उस वक्त वो परेशान है। कई बार आप बहुत ज़्यादा इरिटेटेड होते हो, कोई बिना बात में आप गुस्सा कर रहे होते हो, किसी ने कुछ बोला, वो बात गुस्सा करने की नहीं है, आप झुंझला के जवाब देते हो क्योंकि आप परेशान किसी दूसरी बात से हो। वो केस भी हो जाता है हाथी के केस में कि जब महावत वहाँ गए, हाथी अपनी किसी और बात से परेशान है और उसने उनको कुचल दिया, पटक दिया। मैं दुधवा में ही गया था और वहाँ पर एक हथनी थी, गंगा गली। वो स्पेशल हथनी है क्योंकि उसके टस्क हैं, दांत हैं। एशियन एलिफेंट में मेल के दांत होते हैं, जो टस्क होते हैं, बाहर वाले दांत। फीमेल के नहीं होते, होते हैं बहुत छोटे हैं जो कि आपको नज़र नहीं आते, लेकिन उसके थे। तो अच्छा, उसके बच्चा भी नहीं हुआ था। और वहाँ महावत ने मुझे बताया था कि एक और हथनी है दुधवा में ही जिसके कि दांत हैं, टस्क हैं, और उसका बच्चा भी हुआ है। ये बात मेरा बोलने का या उनसे पूछने का पर्पज़ ये था कि कई बार क्या होता है कि मेल हार्मोन ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है फीमेल के अंदर, तो उस वजह से उसके टस्क आ गए हैं। जैसे कई बार लेडीज़ के दाढ़ी मूछ आ जाती है, बहुत कुछ ऐसा हो जाता है, तो उसलिए ये सवाल मैंने पूछा था। तो गंगा गली का तो बच्चा नहीं हुआ था, मेल हार्मोन कुछ ज़्यादा ही डेवलप था, एक दूसरी फीमेल थी जिसके कि हुआ था। तो उन महावत ने मुझे बताया था कि जब हम हाथी के पास जाते हैं, उनके पिताजी भी महावत थे, उन्होंने बोला जब हम हाथी के पास जाते हैं सबसे पहले हम उसकी निगाहें देखते हैं। एक बार सामने से देख लिया, फिर बोले गोल चक्कर काट के उसकी पूंछ की तरफ जाते हैं।
अगर वो हथनी अपने काम में बिजी है, इधर उधर जहाँ देख रही है तो ठीक है, लेकिन क्योंकि हाथी की आंखें साइड में होती है, फ्रंट में तो होती नहीं, इंसानों की तरह, बंदर की तरह। तो टाइगर की भी आप समझ लो सामने ही है, लेकिन गाय की और हाथी की, इस तरह जानवरों की साइड में होती है। तो वो इस आंख से इधर देख रहा है, इस आंख से इधर देख रहा है। जब सामने देखना है तो दोनों आंखों से देखता है, तो एक वी शेप में एक एरिया बनता है जिसमें उसको दोनों आंखों से दिखाई दे रहा होता है। उसको बोलते हैं बाइनोकुलर विजन। तो एक आंख से देख रहा है, अब वो पीछे तक देख सकता है उस आंख से, क्योंकि साइड में है। तो अगर हाथी अपने काम में लगा है, महावत जो उन्होंने मुझे बताया था, ऐसे घूम के जा रहा है हाथी इधर उधर, जो अपना काम कर रहा है, घास खा रहा है, गन्ने खा रहा है, लेकिन अगर हाथी अपनी निगाहें घुमा के, तिरछी निगाहें घुमा के, जैसे हम अपनी आंख से इधर किसी को देख रहे हैं ऐसे, तो तिरछी निगाहें हमारे यहाँ भी बोला जाता है कि भाई आप गुस्से में देख रहे हो या क्या, तिरछी निगाहों से देख रहे हैं। तो हाथी अगर निगाह घुमा के फॉलो कर रहा है, महावत ऐसे घूम के जा रहा है पूंछ की तरफ, और हाथी फेस तो सामने रखे है लेकिन निगाहें पीछे की तरफ घुमा रहा है, तो वो महावत बोल रहे थे ऐसी कंडीशन में हम उसके पास नहीं जाते, क्योंकि उसका मूड खराब है, अटैक कर सकता है। बोले हमें ये बात सिखाई गई थी। तो ये जिन महावत पे अटैक हुआ उनको भी सिखाई गई होगी, उन्होंने इस बात का शायद ख्याल भी रखा होगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि हमें नहीं मालूम, और हाथी अटैक कर सकता है। लेकिन ये लाइफ है, जो हम सोचते हैं कि कुछ सर्टेन जॉब्स ही बड़े खतरनाक हैं, लेकिन इस तरह के जानवर का महावत होना जो कि पल भर में आपकी जान ले सकता है, और उसके बाद भी लोग नौकरी करते हैं, इतनी सारी घटनाएं होती हैं, उसके बावजूद लोग हिम्मत करते हैं, नौकरी करते हैं। ये भी एक ज़बरदस्त हिम्मत का काम है। अब मैंने दुधवा में ही जब राइनो सफारी करी थी, तो जो हाथी था, मेल था, शायद उसका नाम गजराज था, या मैं नाम भूल रहा हूँगा। बाद में वो हाथी एक हथनी को लेके भाग भी गया था, तो लेकिन उसमें मेरा कोई रोल नहीं था। तो उनके महावत से मैंने पूछा था कि ये मेल है, ये मस्त पीरियड में भी आता होगा, जो अ, हाथी का एक मेटिंग सीजन होता है मेल हाथी का, जिसमें कि टेम्पोरिन निकलता है यहाँ से, आँख और कान के बीच में ग्लैंड होती है, टेम्पोरल ग्लैंड, उससे जो फ्लूइड निकलता है उसको टेम्पोरिन बोलते हैं। विजिबल होता है क्लियरली, अगर हाथी आपके सामने है तो आप देख पाओगे यहाँ से एक काले काले रंग का दिख रहा होगा। काले रंग का नहीं, वो होता तो ब्राउन से कलर का है, लेकिन क्योंकि हाथी की स्किन ऐसी होती है तो वो काला लगता है। तो वो गिर रहा होता लगातार, और उसमें से थोड़ा सा मैले की तरह से, नाली है इस तरह से, गटर की तरह से स्मेल आती है। वो भी मैंने देखा है। एक बार मेरे ऊपर चार्ज किया था पाखरों में हाथी ने। बाद में जिप्सी लेके हम आगे चले गए थे। बाद में हम उसी रूट पे जब दोबारा आए थे तो हाथी के चलने के निशान थे, और उसके बगल बगल में वो टेम्पोरिन गिरा हुआ था। वो अलग ही दिख रहा था धूल पे, जब गिरता है। गाड़ी से तो नीचे उतर नहीं सकते थे, छू के नहीं देखा, लेकिन काफ़ी नज़दीक से मैंने जूम करके जितना मैं कर सकता था वो मैंने दिखाया था। और हाथी उसको जानबूझ के गिराता है, ये नहीं कि वो ऐसे चलता है तो गिरता है, लेकिन उसका पर्पज़ है, वो चाहता है कि ये गिर जाए, क्योंकि वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल को उसकी इस कंडीशन के बारे में मालूम चले, जब उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल 50% ज़्यादा है। वो मेटिंग करना चाहता है, और फीमेल भी ऐसे मेल को ढूंढती है। हर फीमेल का उद्देश्य होता है कि उसके जीन्स स्ट्रांग हो। एक नॉर्मल मेल भी मेटिंग कर सकता है जिसके कि ये मस्त पीरियड नहीं है और उसका ये टेम्पोरिन बाहर नहीं आ रहा है, दूसरा जिसका आ रहा है, तो अगर फीमेल को दोनों की चॉइस है तो वो जिसका टेम्पोरिन बाहर आ रहा है उसको चुनेगी, क्योंकि उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा है। तो मैंने वो उन महावत से पूछा था कि ये मेल है, जब इसका मस्त पीरियड आता है तो 2 महीने भी चल सकता है, 4 महीने भी चल सकता है। तो मैंने पूछा था कि फिर आप क्या करते हो, आप इसके पास आते हो कि नहीं? बोला फिर मैं ही आऊँगा। जैसे बोले एक हाथी पे 2 महावत हो जाते हैं, एक मेन महावत, एक असिस्टेंट। बोले असिस्टेंट नहीं जाएगा पास में, फिर मेन महावत ही जाएगा। मैंने बोला ये तो बहुत खतरनाक है। बोले हाँ खतरनाक तो है, वो मस्त पीरियड में कभी भी उसका दिमाग सनक सकता है, कभी भी वो पटक सकता है। तो मैंने कहा फिर क्या करते हो? बोले हम उसको ज़्यादातर नहलाते बहुत हैं। अच्छा, जो एलिफेंट मस्त पीरियड में होता है वो यूरिनेट बहुत ज़्यादा करता है। अगर आप उसको जंगल में देखोगे तो हर वक्त वो यूरिन पास कर रहा होगा। तो बोले उसकी साफ़ सफाई बहुत करनी पड़ती है, उसको पानी से बार बार नहलाना पड़ता है, और दूसरा उसको काम में बिज़ी रखना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर पावर बहुत ज़्यादा है, शक्ति बहुत ज़्यादा है।
शक्ति का दुरुपयोग करे, यानी कि खाली दिमाग शैतान का घर, उससे अच्छा उसको कोई काम पे लगा दो। यहाँ से लट्टे उठाओ, यहाँ से घास उठाओ, हर वक्त उसको बिजी रखना होता है। लेकिन जो भी महावत मस्त एलिफेंट के पास जाके और उसकी सेवा कर रहे हैं, उसकी नौकरी कर रहे हैं, उनकी तारीफ की जानी चाहिए, क्योंकि वो एक तरह से एक लाइव बॉम्ब पे बैठे हैं। किसी भी वक्त उस बॉम्ब में धमाका हो सकता है। तो ये घटना अभी मैंने न्यूज़ पढ़ी तो मैंने जिक्र किया कि हाथी से दूरी बना के रखें। मेरी तो ये सलाह है, इसमें कोई बहादुरी नहीं कि अगर आप पालतू हाथी की सूंड को टच करके फ़ोटो खिंचवा ले रहे हैं तो इसमें बहादुरी क्या है। जो उस फोटो को देख रहा है वो भी जानता है कि वो पालतू हाथी है, तो उससे अच्छा आप थोड़ा गैप में रख दीजिए, उसकी पहुंच से बाहर, और फिर फ़ोटो खिंचवा लीजिए। बैकग्राउंड में तो आ गया वो। मेरी ये सलाह है। एक मैंने रील बनाई थी श्रीलंका के की टाइगर्स नहीं है वहाँ पे, और लेपर्ड जो वहाँ के हैं सबसे बड़े लेपर्ड श्रीलंका के हैं वर्ल्ड में। तो मैंने पहले भी बताया था कि जब मैं रील बनाता हूँ उसमें कुछ कमेंट्स आते हैं, तो एक जब उसका बड़ा पॉडकास्ट बनाओ तो आपके पास उस बात का जवाब देने का भी मौका मिल जाता है। जो पहले पॉडकास्ट बना, एक तो रील में 3 मिनट का टाइम होता है, आप सारी बातें बोल नहीं पाते, बनाते बनाते रील बनती है 5 मिनट की, कट कट करके 3 मिनट का करके उसको डालना पड़ता है, क्योंकि 3 मिनट से ऊपर रील होती है तो फिर इंस्टाग्राम उसे प्रमोट नहीं करता, तो पूरी बातें हो नहीं पाती। और दूसरा ये है कि उसके बारे में जब लोगों के सवाल हैं वो भी मिल जाते हैं। एक उसमें एक तो कमेंट आया कि भाई टाइगर के फॉसिल्स मिले हैं श्रीलंका में। मैंने उसमें ये बताया था कि श्रीलंका में टाइगर नहीं पहुंच पाए। मैंने ये बोला था कि अगर भारत के नक्शे को आप नॉर्थ से साउथ को ऊपर से नीचे समझोगे तो टाइगर ऊपर से आए। जब चल के जो टाइगर आए थे, देखिए इसमें दो मत है, इस बात को मैं बता दूं कि एक मत तो ये है कि ये चाइना की तरफ से टाइगर इंडिया में आए, ये मत हमें पढ़ने को मिलता है। आप कहीं पे पढ़ोगे किसी बुक में तो ये बात लिखी होती है। और एक बात है जो हमारे यहाँ मत है कि दुर्गा जी माता रानी का वाहन टाइगर है, शुरू से है। सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता में टाइगर की मोहरें मिली हैं। ऐसी मोहरें मिली जिसमें टाइगर पेड़ के ऊपर बैठा है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को दिखाते हुए, और नीचे से आदमी उसको नीचे से टाइगर दहाड़ रहा है, ऊपर से आदमी उसको हट हट करके भगाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा दो तीन स्टैम्प्स, और एक में टाइगर से लड़ते हुए आदमी की एक स्टैम्प मिली है, और एक में एक भगवान प्रोटो शिवा बोलते हैं, प्रोटो शिवा की मूर्ति मिली है जिसमें कि हाथी, गेंडा, भैंसा, टाइगर, ये बैकग्राउंड में ऐसे खड़े दिखाए गए हैं। तो उस टाइम पर भी टाइगर था। और तो अलग अलग समय बताए जाते हैं। तो और जो माता रानी का वाहन है या हिंदू धर्म में जो टाइगर बताया गया है, वो सारी बातें ही सही थी। तो बात ये होती है कि भाई किस बात को माने किसको नहीं माने। कुछ जो पढ़ा हुआ होता है वो बोल देते हैं। जब आप बातें पढ़ते हो कई जगह बहुत सारे कंट्रोडिक्शन होते हैं। अब मैंने उसमें बताया था कि टाइगर करीब 12,000 साल पहले साउथ इंडिया पहुंचे, तब तक में राम सेतु डूब चुका था। तो उसके पहले से लेपर्ड वहां पर थे साउथ इंडिया में। तो वो लेपर्ड तो राम सेतु पे चल के श्रीलंका पहुंच गए, टाइगर नहीं पहुंच पाया तब तक, क्योंकि आज की डेट में बताते हैं कि 9 से 10 फीट पानी है राम सेतु के ऊपर। तो 9 से 10 फीट पानी बहुत है, और कई जगह ज़्यादा भी होगा, क्योंकि कई जगह राम सेतु 3 किलोमीटर भी चौड़ा है, कई जगह 1 किलोमीटर भी है, कई जगह और सकरा है। और बताते हैं कि कभी समुद्री तूफान की वजह से कुछ हिस्सों में शायद टूट भी गया था, अदरवाइज पानी में डूब गया। पानी का लेवल क्यों बढ़ गया, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और आया था, वो भी मैं पहले जिक्र कर दूं, आगे कवर करूंगा। किसी ने पूछा कि अगर आइलैंड में जैसे श्रीलंका में टाइगर नहीं जा पाए तो सुमात्रा भी एक आइलैंड है, उसमें टाइगर कैसे पहुंच गए। दोनों का जवाब साथ में ही आ जाएगा। पहले क्या था, जब आइस एज थी तब समुद्र का लेवल आज जो लेवल है उससे करीब करीब 100-150 मीटर नीचे था। तो ये सारे कनेक्टेड थे, श्रीलंका इंडिया से कनेक्टेड था राम सेतु के थ्रू, भारत थाईलैंड से, ये सारे इंडोनेशिया वगैरह ये सारे कनेक्टेड थे। तो वो जो टाइगर है वो चल के पहुंचा सुमात्रा। उसके बाद आइस एज के बाद बर्फ पिघली, ग्लेशियर पिघले, तो समुद्र का पानी बढ़ा, पानी का लेवल ऊपर आया,
तो वो सारे आइलैंड बन गए, तो वहीं पे रह गए। अब उनका जो एक जगह से दूसरी जगह कॉरिडोर था वो खत्म हो गया। गए क्यों थे? डियर, सुअर, इन सब की तलाश में। एक जगह शिकार मिला, वहां तक मारते मारते चले गए, वहां उनको मिला यार यहाँ तो बहुत सारे जानवर है, थोड़ा आगे बढ़े, खाने की तलाश में आगे बढ़ते चले गए। जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजा जो घोड़े पे अकेले निकलते थे शिकार करने के लिए, कई बार आपने किस्से कहानियां सुने कि रास्ता भटक गए। क्यों? क्योंकि डियर का पीछा करते करते चले गए, डियर उनको दौड़ाता रहा, करते करते ऐसी जगह आ गए जहां वो रास्ता भटक गए। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। वही चीज टाइगर के साथ होती थी, डियर के पीछे गया, वहां मिला, खा लिया, अब उसके बाद दूसरा डियर मिल गया। ऐसे कर करके उसको लगता था यार जहां से मैं आया हूं वहां से आगे ज्यादा अच्छा है, पानी मिल रहा है, खाना मिल रहा है, और क्या चाहिए। वो आगे बढ़ जाते थे। अब जब वो सुमात्रा, पहले सुमात्रा ही कर लेते हैं फिर श्रीलंका करेंगे, तो सुमात्रा जब पहुंचे, पानी का लेवल बढ़ गया, वापस लौट नहीं पाए, पहले आना जाना चलता था, तो वहीं रुक गए। जो जितने टाइगर वहां पे थे उन्हीं के अंदर ब्रीडिंग होने लगी, उन्हीं की एक स्पीशीज बन गई। अब जैसे सुमात्रा की बात करेंगे तो उसका नाम है पैंथेरा टिग्रिस सुमात्री, स्पीशीज के नाम कर दिया। जैसे कि मैंने बताया था, श्रीलंका का जो लेपर्ड है, जो श्रीलंका में लेपर्ड चला गया, वो टॉप प्रेडेटर बन गया, क्योंकि उसको वाइल्ड लाइफ हर्बीवोरस तो बहुत सारे मिल रहे हैं, कार्निवोरस उससे बड़ा कोई है नहीं, तो कुछ जरूरत से ज्यादा बड़ा हो गया। उसका भी अलग सब स्पीशीज बना दी गई, उसका नाम रख दिया गया पैंथेरा पार्डुस कोटिया। दोनों बातें साथ में पैरेलल लेके चल रहा हूँ, मिक्स हो रही है। पहले सुमात्रा की क्लियर कर दूं, तो सुमात्रन टाइगर में जब सब स्पीशीज अलग बन गई, धीरे 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 अडेप्ट होते गए समय के साथ, तो उसमें उसने देखा कि यार मुझे तो बहुत घने जंगल में चलना पड़ रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है मेरे साइज के अकॉर्डिंग। धीरे 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 जो अडेप्टेशन होता है उसके अकॉर्डिंग उसका साइज छोटा होता गया। तो टाइगर की जितनी स्पीशीज हैं, सबसे छोटा टाइगर सुमात्रन टाइगर होता है, क्योंकि जंगल बहुत ज़्यादा घने हैं। अगर आपके पास चॉइस है, एक बड़ी गाड़ी है, एक छोटी गाड़ी है, तो आप बहुत ही कंजेस्टेड इलाके में जाओगे तो कौन सी गाड़ी लेके जाओगे? आप छोटी गाड़ी लेके जाओगे, पार्किंग में आसानी, गलियों से निकलने में आसानी। बड़ी गाड़ी लेके नहीं जाओगे, हाईवे पे जाओगे तो बड़ी गाड़ी लेके जाओगे। तो वैसे ही उसको दिक्कत हो रही थी, तो धीरे 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 धीरे, यह सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसमें क्या होता है कि एक ही माँ के कई संतान हुए, इंसानों में होता है, एक बच्चा 6 फुट लंबा, एक बच्चा 5.5 फुट लंबा, एक ही माँ बाप का, ऐसा होता है। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, जो बच्चा छोटा हुआ वो तो सरवाइव ज्यादा कर पाया, जो बच्चा बड़ा हुआ वो सरवाइव नहीं कर पाया। समय के साथ उसको शिकार मिलने कम हो गए, क्योंकि जब तक शिकार पीछे भागता, दो पेड़ों के बीच से मुड़ता, शिकार हाथ से निकल जाता है। समय के साथ वो कमजोर होता गया और मर गया। और जो छोटा साइज में था, वो शिकार आराम से कर रहा था, वो सरवाइव कर गया। ऐसा एक नहीं, 20 बच्चों के साथ हुआ। तो जो अगली पीढ़ी के जीन्स कैरी हुए, छोटे बच्चे के हुए, क्योंकि बड़े तो बचे ही नहीं। ऐसे कर करके डेवलपमेंट के साथ, क्योंकि जो छोटा था सरवाइव अच्छे से कर रहा था, यानी छोटी कार थी वो आराम से घूम रही थी, बड़ी कार अटक जा रही थी, तो उनके बच्चे छोटे होते गए और धीरे 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 वो स्पीशीज ही छोटी हो गई। अब उनको हाइट, जंगल बड़े घने हैं, रेन फॉरेस्ट है, तो उनके अंदर जो स्ट्राइप्स का कलर है ज़्यादा डार्क हो गया, क्योंकि कैमोफ्लॉज करने के लिए उनको उस कलर से मैच करना था। तो उनका कलर जो दूसरे टाइगर है उनसे उनकी स्ट्राइप्स का कलर, कोट का कलर ज़्यादा डार्क है। पंजों में हल्के वेब्ड पॉज हैं। सुंदरबन, अब सुंदरबन के टाइगर में भी है, वहां भी आता हूँ, 3 टॉपिक आ गए अब सामने। सुंदरबन में ज़्यादा है, इसमें थोड़े कम है, क्योंकि सुंदरबन के टाइगर को लगातार तैरना ही तैरना है, और यही वजह है उसका भी साइज छोटा होता है। लेकिन पहले सुमात्रा, फिर श्रीलंका, फिर सुंदरबन आऊँगा। तो इसके वेब्ड पॉज हैं, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा नहीं तैरना है। सुमात्रन को आइलैंड है, आइलैंड में जंगल है, सब कुछ है, बीच बीच में थोड़ा बहुत तैरना है। तो इसके वेब पॉज हो गए कि वो अपना तैरने में उसको आसानी होने लगी। लेकिन पूंछ उतनी डेवलप नहीं हुई जो कि सुंदरबन में हुई। सुंदरबन के टाइगर की पूंछ जड़ के पास बहुत ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि उसको, वो एक तरह से 5वां पैर है। तैरते वक्त जो 4 पैर चल रहे हैं, ये भी चल रहा है, पूरी फुल इस्तेमाल होता है। तो जैसे बॉडी बिल्डर वेट उठाता है तो उसकी मसल्स डेवलप हो जाती हैं, वैसे उसकी मसल्स डेवलप हो गई और जीन्स कैरी हुए, तो आगे से वो म्यूटेशन होता है कि उत्परिवर्तन हो गया। तो ये सुमात्रन टाइगर के बारे में मैंने बता दिया कि इस तरीके से वो पहुंचे थे और वो अलग हो गए थे, गए वो जमीन से ही थे। श्रीलंका के टाइगर के बारे में जो मैंने बताया था कि श्रीलंका के टाइगर, भारत से टाइगर श्रीलंका में नहीं पहुंच पाया, उसके पहले ही राम सेतु डूब गया, लेकिन लेपर्ड पहुंच गया। और लेपर्ड वहां पे है, टॉप प्रेडेटर है, और आज वो विश्व का सबसे बड़ा लेपर्ड अगर कहीं पे है
तो वो श्रीलंका का लेपर्ड है, अफ्रीका का नहीं। उसके बारे में कई लोगों ने कमेंट लिखे कि पर्शियन लेपर्ड विश्व का सबसे बड़ा लेपर्ड है। देखिए, पर्शियन लेपर्ड का वेट आप अगर सर्च, देखिए हमेशा गूगल पे भरोसा मत करो। मेरे पास तो एक अच्छी खासी लाइब्रेरी है। मैं गूगल के बारे में मैंने पहले ही बताया कि मैं एक टाइम पे 450 वेबसाइट्स का ओनर था, आज भी 6-7 का ओनर हूँ। मैं अगर उसमें कोई स्पेलिंग एरर कर देता था और लोग मेरी वेबसाइट को कॉपी करते थे, वेबसाइट मतलब ट्रैवल डेस्टिनेशन की वेबसाइट्स थी, नैनीताल, मनाली, इन सब की, जो मुझसे कॉपी करते थे, वो कॉपी मार के पेस्ट किया तो वो स्पेलिंग एरर, क्योंकि मैं कंटेंट राइटिंग खुद करता था, तो टाइप करते करते कहीं अगर ई इधर का इधर हो गया, गलती से, जल्दी जल्दी करना है, लोग भी वो तो, अच्छा, उसको पता करने का बड़ा आसान तरीका था, वो अपनी वेबसाइट का एक पैराग्राफ कॉपी, या आपको कभी भी पता करना हो, तरीका बता रहा हूँ, आपको पता करना है कि इसने कहाँ से कंटेंट उठाया है, आप किसी भी वेबसाइट का एक पैराग्राफ कॉपी करके पेस्ट कर दो, जितने में वो सारी वेबसाइटें आ जाएंगी जहाँ जहाँ का ये कंटेंट सेम है। तो क्योंकि मेरा लिखा कंटेंट होता था, मैं कॉपी करता था, तो वो स्पेलिंग एरर भी आ जाती थी साथ में। तो स्पेलिंग एरर बताने का पर्पस क्या है कि अगर मैं कोई गलत बात लिख दूं, अगर मैंने कहीं लिख दिया कि नैनीताल की एल्टीट्यूड, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, मुझे याद नहीं कि क्या लिख दिया, मैं गलत क्यों ही लिखूंगा अपनी जानबूझ के मैं क्यों लिखूंगा, उदाहरण दे रहा हूँ। अगर मैं लिख दिया कि नैनीताल का एल्टीट्यूड 7,000 फीट अबव सी लेवल है, जबकि नहीं है, 6,000 समथिंग है, तो जब कोई कॉपी करेगा, जब स्पेलिंग एरर भी आ रहा है तो कॉपी करेगा, तो वो 7,000 ही आएगी। ऐसे देखोगे 100 वेबसाइट में लिख के आ जाएगा कि नैनीताल का एल्टीट्यूड 7,000 है, जबकि नहीं है। तो वेबसाइट गूगल, लेकिन वो रिजल्ट गूगल पे आएगा जब आप सर्च करोगे एल्टीट्यूड, जब इतनी सारी वेबसाइट का आ जाएगा तो वो गूगल पे आएगा। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो इस तरह से अगर किसी वेबसाइट में गलत बात लिख दी किसी ने और गूगल की निगाह उस पर नहीं पड़ी कि उसको करेक्ट करे, निगाह कब पड़ती है, जब लोग रिपोर्ट करते हैं, और रिपोर्ट तब करते हैं जो कॉमन सी बात होती है। नैनीताल का एल्टीट्यूड 6,000 की जगह 7,000 लिख दूंगा, बहुत सारे लोग रिपोर्ट कर देंगे। ऐसी चीज़ जो बहुत सारे लोग को पता ही नहीं है, वो नहीं करेंगे। तो गूगल पे गलत बात का आ जाना बड़ा ही स्वाभाविक है। एक वेबसाइट वाला गलती करेगा, गूगल पे आ जाएगा। बुक को मैं ज़्यादा ऑथेंटिक मानता हूँ, क्योंकि राइटर जब एक बुक लिखता है, वो पब्लिश हो रहा है, उसके पास करेक्शन का चांस नहीं है। एक बार जो प्रिंट मीडिया की बुक चली गई, वो करेक्ट नहीं होगी। ऑनलाइन तो आप करेक्ट कर दोगे। वेबसाइट में अगर कुछ गलत लिखा होगा तो गूगल में गलत आ जाएगा। गूगल को बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक मत मानिए। तो ये बात मैं किस बारे में बोल रहा हूँ कि जैसे पर्शियन लेपर्ड के लिए लिखा है कि पर्शियन लेपर्ड विश्व का सबसे भारी भरकम लेपर्ड है। आप जरा उसका वेट को, हालांकि करोगे तो साधन तो गूगल ही है, अब हर चीज़ की आप बुक नहीं खरीद सकते ना, और बुक खरीदोगे भी तो उस वक्त आप के पास ऐसा ऑप्शन नहीं है बुक के अंदर कि आप सर्च करके एग्जैक्टली उस पेज पे पहुंच जाओ। वो तो आपकी एक बार थॉरो स्टडी, एक बार स्टडी करते हुए निगाह वहाँ से गुजरी होगी, तभी आपको याद आएगा ये मैंने पढ़ा है, तो वहाँ पहुँच जाओगे। एक इसका भी उदाहरण देता हूँ। मैंने एक बुक में साफ पढ़ा, मेरे पास टाइगर से रिलेटेड बहुत है, हाथी से, लेपर्ड से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स हैं। तो मैंने पढ़ा कि टाइग्रेस उल्टी करके बच्चे को खिलाती है, ताकि आधा उसका हजम हो जाए, उसके एंजाइम्स उसको ब्रेक कर दें, हार्डनेस, फिर वो खिलाती है। ऐसा नेचर होता है। किसी ने लिखा नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, ये तो भेड़िए में होता है, कुत्ते में होता है, लेकिन कैट फैमिली में नहीं होता है। गूगल करो तो गूगल में भी वही लिख के आ रहा है जो वो बोल रहे हैं। मैंने तो खुद पढ़ा हुआ है बुक में, लेकिन अब इतनी सा टाइम की कमी है, 3-3 4-4 चैनल, बड़े मुश्किल। तो अब मैं 2-3 बार ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मैं उन बुक के उस जगह पर नहीं जा पा रहा हूँ। कभी ना कभी जाऊँगा तो स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, दोबारा एक पॉडकास्ट ही बना दूंगा कि जहाँ वो बात लिखी, क्योंकि इतनी सारी बुक्स हैं, वो कहाँ मेरी निगाह के सामने से गुजर गई है मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो मैंने पढ़ा था। तो पर्शियन लेपर्ड के बारे में फिलहाल तो आपको गूगल ही करना पड़ेगा, लेकिन जब आप फैक्ट्स पे जाओगे तो उसका वेट चेक करो। जो उसका वेट है 90 केजी के आसपास आ रहा होगा। श्रीलंकन लेपर्ड का लिखने में 100+ आ रहा होगा। प्रैक्टिकली इंडिया के अंदर जो लेपर्ड मिलते हैं 150 केजीज के आसपास हैं। मैंने एक पॉडकास्ट कर रहा था नेगी जी के साथ में, जो कॉर्बेट में रिजॉर्ट के ओनर है, जब नाइट ड्राइव कर रहे थे, वो बोले कि साफ साफ लग रहा था 150 किलो का है, क्योंकि हम तो रोज ही देखते हैं भाई, जंगल में रह रहे हैं, पहाड़ के आदमी हैं, तो 40 किलो का लेपर्ड जाएगा और 100 किलो का जाएगा, आंखों से पता चल जाता है। मैं कह रहा हूँ, आप एक बकरे को देखोगे, बकरे का वेट, बड़ा बकरा
हट्टा कट्टा। पहाड़ की गाय यहाँ छोटी होती हैं, कई जगह बड़ी होती हैं, आपको देख के नहीं मालूम चल जाता कि ये गाय बड़ी है, भारी है, ये छोटी है। ऐसे लेपर्ड है। यहाँ पे जहाँ मैं बैठा हूँ ठीक इस जगह से लेपर्ड चल के आगे गया था। आगे कटहल के पेड़ में कैमरा लगा था और आगे हमने कड़कनाथ मुर्गे पाले हुए थे। उनके दरवाजे पे बैठा और उसने सारे कड़कनाथ मुर्गे मार दिए थे और ये बात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई थी। यूट्यूब के एक वीडियो में फुटेज भी मैंने दिखाई है। बहुत ही छोटा लेपर्ड था वो, 40 किलो से ऊपर रहा ही नहीं होगा। बहुत डर डर के गया था, बैठा था। तो डरने की तो उनका चलो एक नेचर है। तो इंडिया के अंदर ही 150 केजीज के लेपर्ड मिलते हैं। ये मैं नहीं, और भी लोग बोल रहे हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। उनको किसी ने पकड़ के तौला तो है नहीं, ट्रैंकुलाइज किया नहीं है, रिकॉर्ड में नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मैंने नोटिस किया है, इंडिया एशिया के साथ थोड़ी सी पार्शियलिटी रहती है जो फैक्ट्स लिखे जाते हैं। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ। तो श्रीलंका के 100+ तो लिखा है। जब इंडिया से बड़े लेपर्ड है, क्योंकि टॉप प्रेडेटर हैं इंडिया में, बड़े भी होते हैं छोटे भी होते हैं। जहाँ मैं बैठा हूँ आसपास घर हैं, यहाँ छोटे लेपर्ड आएंगे ज़्यादा। उधर टाइगर रिजर्व के वहाँ बड़े लेपर्ड है, क्योंकि वो भी ऐसा ही होता है। मैंने पहले भी बताया कि एक माँ के संतान हुए, जैसे सुमात्रन टाइगर में मैंने बताया, एक बच्चा बड़ा है एक छोटा है। वहाँ बड़ा बच्चा तो समय के साथ ख़त्म ही हो गया, लेकिन यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ वैसे जंगल तो हर जगह उतने ही घने हैं। बड़े बच्चे को डियर मारने में दिक्कत नहीं थी, स्पॉटेड डियर, कई बार छोटा सांबर डियर फीमेल, तो वो मारता रहा, वहाँ रहता रहा। ये छोटे को लिए बड़ी दिक्कत हो रही थी, मारे तो मारे किसको, उसको तो डियर भी धमका देता है, स्पॉटेड डियर भी। धीरे 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 वो बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, तो यहाँ घरों के पास आ जाते हैं। यहाँ उनको बकरी मिलती, कुत्ते मिलते हैं। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अपनी अपनी जगह में कौन फिट है, समय के साथ वो मूव करते रहते हैं। इस तरह से सिस्टम बन जाता है। तो यहाँ भी छोटे लेपर्ड होते हैं, बड़े लेपर्ड होते हैं। बड़े लेपर्ड वहाँ सर्वाइव कर रहे हैं ना जहाँ टफ कंडीशन है। श्रीलंका में बड़े लेपर्ड के यहाँ उसको डर है टाइगर का, एक बार कि भाई मुझे शिकार भी करना है, देखना भी है कि टाइगर तो नहीं है। वहाँ उसको देखना किसी को नहीं है। तो वो 150 किलो के बड़े आराम से होंगे। तो आप अगर पर्शियन टाइगर का, पर्शियन लेपर्ड का बोलते हो, वो थोड़ा सा, उसके पास उतना खाने का नहीं है, सर्वाइवल कंडीशंस बड़ी टफ हैं उसके लिए। तो पर्शियन लेपर्ड से मेरे हिसाब से, और जो गूगल में भी लिखा है वजन, गूगल में यही, क्योंकि पर्शियन लेपर्ड की बुक नहीं है मेरे पास कोई, तो मैंने कोई प्रिंट मीडिया नहीं पढ़ा है। मिलेगी तो मैं वो भी करके बता दूंगा। तो उससे 10-15 किलो वजन ज़्यादा लिखा हुआ है श्रीलंकन लेपर्ड का। तो आपकी बात का ये जवाब था कि पर्शियन लेपर्ड से बड़े हैं श्रीलंकन लेपर्ड। मैं तो कह रहा हूँ कि इंडियन लेपर्ड भी कम नहीं है। इसलिए नहीं कि मैं इंडिया में रहता हूँ, एक बात बता रहा हूँ। तो श्रीलंका वाली जो बात बोली थी कि वहाँ फॉसिल्स मिले हैं, वहाँ मिले हैं कार्नेशियल, ये जो इंसाइजर होता है, इंसा ये आगे वाले इंसाइजर, इंसाइजर के बाद केनाइन, केनाइन के बाद जो हमारे प्री मोलर और मोलर होते हैं। मोलर हमारे चबाने का काम करते हैं, प्री मोलर थोड़ा फाड़ने और थोड़ा चबाने का। केनाइन हमारे अंदर भी है। अमरूद वगैरह कुछ ऐसा हम खा रहे, मैं वेजिटेरियन हूँ तो उसी हिसाब से बात करूँगा। अमरूद टाइट फाड़ने में उसकी ज़रूरत पड़ेगी अगर, और ये कुतरने में। ऐसे ही उसके होते हैं, टाइगर के भी इंसाइजर्स होते हैं। तो हमारे 32 दांत होते हैं, टाइगर के 30 दांत होते हैं। तो ये कुतरने में, हड्डी में जो मांस लगा होता है, बारीक बारीक दांत कुतरने में। कैनाइन आपको पता है शिकार को मारने में और फाड़ने में। उसके अंदर ये मोलर नहीं होते, जो गाय के अंदर मोलर होते हैं चबाने वाले, हमारे अंदर भी लास्ट में होते हैं, क्योंकि वो हर्बीवोरस है नहीं। उसके अंदर कार्नेशियल्स होते हैं। कार्नेशियल्स ऐसे होते हैं कि वो बस टुकड़े तोड़ने का काम आते हैं, मांस को ऐसे ऐसे टुकड़े में काटा। कुत्ते के अंदर भी होते हैं, अगर आप कुत्ता आपने पाला है, कुत्ते का मुंह खोल के देखोगे आपको दिख जाएगा। तो वो कार्नेशियल दांत की हड्डी टाइगर की मिली है। एक आध कहीं दांत भी मिला है श्रीलंका में। तो फॉसिल्स मिले हैं, लेकिन वो कितने पुराने हैं वो नहीं मालूम चला है। तो कभी रहे होंगे, समय के साथ हो सकता है कि प्रलय आई हो। जैसे डायनासोर्स के भी फॉसिल्स मिल रहे हैं, है ना। डायनासोर तो बहुत साल पहले थे। तो ऐसा भी हो सकता है कि उसमें तो लिखा है कि 12 से 17 हज़ार साल पहले के फॉसिल्स हैं, जो गूगल में मैंने पढ़ा। और 12,000 साल पहले ही बता, लेकिन बीच में 5,000 साल का गैप भी आ रहा है। तो अगर तो हंटिंग हो गई टाइगर की, ये बात अगर मान ली जाए कि टाइगर थी और लोगों ने मार दिए, तो लेपर्ड की भी हो जानी चाहिए थी। क्योंकि जो एक बार पहुंच गए, अब तो लेपर्ड भी आना जाना नहीं कर सकते। राम सेतु नीचे डूब चुका है, 10 फीट नीचे है पानी से।
तो जब शिकारी जो शिकार करते हैं तो क्या लेपर्ड का नहीं करते? लेपर्ड की सर्वाइवल कंडीशंस ज़्यादा है, अच्छी है, लेकिन छुप भी आराम से सकता है। लेकिन अगर हंटिंग हो तो इस बात की पूरी संभावना थी कि लेपर्ड की भी हंटिंग हो जाती। तो फॉसिल्स मिले पुराना, लेकिन जो फैक्ट्स मुझे मालूम है वो यही है कि भाई टाइगर या तो एक बार ख़त्म हो गए, दोबारा पहुँचे, तब तक ये जुड़ा था, लैंड कनेक्टिविटी थी। जैसे डायनासोर ख़त्म हुए, आपका वूली मैमथ ख़त्म हो गया, आपका सेबर टूथ टाइगर ख़त्म हो गया। सेबर टूथ टाइगर क्या था? जिसका दांत बहुत बड़ा था, लेकिन उस पे मेरे ख्याल से धारियाँ नहीं थी, उस पे रोजेट टाइप के थे, धब्बे थे उसमें। तो इस तरीके का टाइम का रहा होगा। तो इस बारे में बहुत ज़्यादा मैं डिफाइन नहीं कर सकता कि थे ख़त्म हो गए और लेपर्ड बाद में पहुँचे। मेरी जानकारी हिसाब से यही फैक्ट है कि लेपर्ड राम सेतु से चल के पहुँचे थे, टाइगर नहीं पहुँच पाए थे, उसके पहले वो डूब गया था। शायद वो फॉसिल्स उसके पहले के होंगे, 4-5 हज़ार साल पहले, जब वहाँ के लेपर्ड और टाइगर दोनों ख़त्म हो गए होंगे। एक वहाँ पे लायन की भी संभावना बताई जाती है, पैंथेरा लियो सिंहली ऐसा कुछ नाम है, क्योंकि सिंहली वहाँ होते हैं, वहाँ झंडे में भी लायन है। तो कभी लायन भी था वहाँ पे, लेकिन वो बहुत पुरानी बात होगी, क्योंकि अभी वर्तमान परिस्थिति की जिस टाइम की हम बात करते हैं, तो साउथ इंडिया में मेरी जानकारी के हिसाब से तमिलनाडु की तरफ लायन नहीं था। सेंटर मैंने जो पढ़ा है, सेंट्रल इंडिया में था, वेस्टर्न में गुजरात में था, तो हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन इलाकों में था। एकदम साउथ में रहा हो, क्योंकि वहाँ पे डीप वेजिटेशन है। वहाँ जो जानवर मिलते हैं साउथ में, अगर आप डियर का भी कलर देखोगे, स्पॉटेड डियर, तो ज़्यादा डार्क है। अगर आप नॉर्थ के स्पॉटेड डियर और साउथ के स्पॉटेड डियर को कंपेयर करोगे, फर का कलर डार्क है। जो भी हो, तो अभी मैं था पर्शियन लेपर्ड वाली बात मैंने क्लियर कर दी कि श्रीलंकन ज़्यादा बड़ा है। अब सुमात्रा वाली बात भी बता दी, श्रीलंका की बता दी, सुंदरबन की रह गई। सुंदरबन टाइगर के पैर में वेब्ड पॉज जो होते हैं ज़्यादा होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि उसको रहना ही पानी में है। सुमात्रा में जंगल है, किनारे समुद्र है। जंगल में घूमो, जंगल में जैसे रेन फॉरेस्ट है तो पानी के बहुत सारे साधन हैं, नॉर्मल मीठा पानी पीने को मिल जाता है, नॉर्मल लाइफ है। यहाँ पे ज्वार भाटा आता है क्योंकि समुद्र के बीच में है, मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं। सुमात्रन टाइगर को भी मैनग्रोव फॉरेस्ट का सामना करना पड़ता है, लेकिन चॉइस है, जाना है कि नहीं जाना है वहाँ पे। समुद्र के किनारे शिकार नहीं करना तो करने के लिए बहुत सारी जगह है। सुंदरबन के टाइगर के पास जगह नहीं है, चॉइस नहीं है, उसको करना ही मैनग्रोव फॉरेस्ट में है। रोज हाई टाइड आएगा तो वो सारा डूब जाएगा, उसको एकदम ऊपर के इलाकों में चले जाना है। जब लो टाइड आएगा तो उसको नीचे आना है, वहाँ उसको केकड़े मिल जाएंगे, मछलियाँ मिल जाएंगी, डियर पानी पीने आएंगे, डियर मार देगा, जंगली सुअर मार देगा। डियर में भी उसको केवल स्पॉटेड डियर मिलता है, बार्किंग डियर नहीं मिलता, सांबर डियर नहीं मिलता, लेपर्ड भी नहीं है यहाँ पे। और तो इसके पास एक मजबूरी है, इसको पानी में तैरना ही तैरना है। इसने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया है कि ये पानी में तैरते तैरते मगरमच्छ का शिकार कर लेता है, क्रोकोडाइल को मार देता है। आप जब पानी में तैर रहे होते हो, अगर आपसे नाव में चढ़ने के लिए बोल दे तो आपका प्रेशर नहीं लगता। राफ्टिंग, ऋषिकेश में अगर आपने राफ्टिंग करी होगी, तो जो आदमी पानी में होता है चाह के भी नहीं चढ़ पाता, उसको ऊपर वाले खींचते हैं, क्योंकि हाथ से तो प्रेशर लगा रहे हो, पैर से तो लगता ही नहीं ना, नीचे तो पानी है। लेकिन सुंदरबन के टाइगर ने ऐसे स्किल डेवलप कर लिए हैं कि वो पानी में रहते रहते अपना पंजा मार के उस जानवर को, जो कि पानी का राजा है, क्रोकोडाइल का शिकार कर लेता है, मछली का भी शिकार कर लेता है। उसको उसने ऐसा अडेप्ट किया है, तो उसके अंदर वेब्ड पॉज, मतलब पंजों में हल्की हल्की झिल्ली है, जो पानी को ऐसे ऐसे तैर के काटने में मदद करती है। सुमात्रन टाइगर के भी है, सुंदरबन टाइगर, बंगाल टाइगर, ये रॉयल बंगाल टाइगर है, इसकी भी है। इसमें ज़्यादा है, उसमें कम है। बाकी टाइगर्स के अंदर पैरों में झिल्ली नहीं है। वेट की बात अगर आप करोगे तो सुमात्रन टाइगर थोड़ा सा छोटा है सुंदरबन टाइगर से। सुंदरबन टाइगर भी छोटा है, फीमेल तो 75 केजीज की होती है, उतना तो लेपर्ड होता है। मेल 120 केजी, मैक्सिमम 160 केजी। लेकिन सुमात्रन टाइगर का वेट कम है रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरबन वाले से। यही वजह है कि सब बोला जाता है कि टाइगर की सबसे छोटी स्पीशीज सुमात्रन टाइगर है। तो सुंदरबन टाइगर की पूंछ, मैंने बताया पूंछ की जड़ ज़रूरत से ज़्यादा मोटी है, क्योंकि उसको हर वक्त चप्पू की तरह से पानी को धकेलना है, तैरते रहना ही है। और क्यों सुंदरबन का टाइगर छोटा हो गया, उसका कारण भी यह है,
वक्त की मार। एक तो उसको पानी मिलता है पीने को खारा, खारा पानी मिलता है, उससे बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मूड और बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, बॉडी में सॉल्ट लेवल बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी बात क्या होती है कि जब वो अ, शिकार के पीछे भागता है तो लिमिटेड, दूसरा टाइगर 100 बार भागता है तो 20 बार सक्सेसफुल होता है, ये 10 बार ही सक्सेसफुल होता है, क्योंकि जानवर भी तो वैसे भाग रहा है। मैनग्रोव के पीछे इतनी तेज नहीं दौड़ सकता, इतनी जोर से छलांग नहीं मार सकता कि गिरा और पता चला तो पेट में ही घुस गई वो कांट। इतनी इतने 4-4 5-5 फीट ऊंची निकली होती हैं मैनग्रोव की, इतनी मजबूत जड़ें, उस पर अगर टाइगर गिरा तो पेट ही फट जाएगा भाले की तरह से। तो उसको देख के करना पड़ता है। तो वही वाला फार्मूला आ गया जो सुमात्रा में था कि जो बड़े थे वो सरवाइव नहीं कर पा रहे थे, वो उनको पेट भर खाना नहीं मिल रहा था, धीरे 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 कमज़ोर होते गए। और जो छोटे थे वो छोटी कार की तरह से ट्रैफिक जाम में निकलते गए, बड़ी कार अटकती गई। तो यहाँ पे भी सुंदरबन में भी समय के साथ छोटे टाइगर ने सरवाइव करना शुरू किया। तो जिस तरह से सुमात्रा का टाइगर छोटा होता गया, कम खाने की अवेलेबिलिटी, लिमिटेड खाने की अवेलेबिलिटी, छोटा शिकार, मछली पे भी टाइगर को जिंदा रहना पड़ रहा है, तो वो छोटे होते गए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। धीरे धीरे जो जीन्स कैरी करते गए वो छोटे टाइगर के करते गए। दूसरा, एक खबर मैंने पढ़ी कि मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क में वाटर बफेलो दोबारा री इंट्रोड्यूस किए गए। अभी जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने छोड़े, 4 छोड़े हैं, उसमें से 1 मेल है, 3 फीमेल है। ये लाए गए हैं काजीरंगा से। पहले यहाँ पर वाटर बफेलो मिलता था कान्हा में, वापस री इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक ठीक वैसे ही जैसे कि चीता को किया गया। जहाँ से बाइसन ख़त्म हो गए थे वहाँ पर इंडियन बाइसन, गौर को री इंट्रोड्यूस किया गया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप इंडियन बाइसन मत बोला करो, बाइसन तो अमेरिका में मिलता है। देखिए, बाइसन नहीं बोल रहा हूँ, इंडियन बाइसन बोल रहा हूँ। लिखा है उसका नाम ही, अगर आप विकीपीडिया में भी देखोगे तो गौर के साथ में ब्रैकेट में इंडियन बाइसन लिखा है। तो मेरे अकेले के नहीं बोलने से क्या होगा? आप बोलते हो कि नोमेनक्लेचर गलत हुआ, मैं भी बोलता हूँ कि गलत हुआ, इसका नाम नहीं होना चाहिए था बाइसन। लेकिन जब ये तो चलो ठीक है, काफ़ी हद तक उस वाले बाइसन से, अमेरिकन बाइसन से ज़्यादा पावरफुल है। हर्बीवोरस जानवर में जो बॉविडी फैमिली का, हाथी को छोड़ दीजिए, तो सबसे ज़्यादा मस्कुलर है। मस्कुलर तो हाथी से ज़्यादा है, हाथी में उतनी मसल्स नहीं होंगी मेरे ख्याल से, लेकिन सूंड में ही उतनी उसकी इतनी हज़ार मसल्स होती हैं। मुद्दे की बात की, जो अगर आप जंगली भैंसा, केप बुफेलो, वाटर बुफेलो, इंडियन बाइसन, अमेरिकन बाइसन, इन सब को कंपेयर करोगे तो इंडियन बाइसन यानी कि गौर सबसे ज़्यादा पावरफुल है, सबको हरा देगा। और ये भैंस की फैमिली से नहीं आता, गाय की फैमिली से आता है। ये गाय है, सांड है। तो नाम चेंज करने की बात ठीक है, आपकी बात में मानता हूँ कि शायद सही नाम नहीं है, लेकिन जब आप ये बात बोलते हो, कभी आपने विचार किया है कि स्लॉथ बेयर का नाम स्लॉथ बेयर क्यों है? कितना बड़ा अन्याय है उसके साथ। उसका नाम स्लॉथ क्यों रख दिया? स्लॉथ एक जानवर होता है जो कि बहुत स्लो चलता है, इतना स्लो चलता है, इतना आलसी होता है कि उसके शरीर पर काई तक जम जाती है। वो पेड़ पे नीचे से ऊपर जाने में सुबह से शाम लगा देता है, और 3-3 4-4 दिन बाद वो नीचे उतरता है अपनी ड्रॉपिंग गिराने के लिए, क्योंकि वो पेड़ से इसलिए नहीं गिराता कि वो जो प्रीडेटर्स हैं, जैगुआर वगैरह, इनको मालूम चल जाएगा कि इस पेड़ पे है, स्मेल ना आए, इसलिए वो नीचे उतरता है। और जब वो यूरिनेट कर रहा होता है या वो ड्रॉपिंग गिरा रहा होता है, उस टाइम पे कई बार शिकार के हत्थे चढ़ जाता है शिकारी के, क्योंकि वो भाग ही नहीं पाता, धीमे चलता है। उसके बेस पे स्लॉथ बेयर का नामकरण इसलिए कर दिया कि उसके नाखून, स्लॉथ बेयर के नाखून स्लॉथ जैसे दिखते हैं। वरना स्लॉथ बेयर इतना तेज भागता है, सबसे एग्रेसिव भालू है, सबसे ज़्यादा इंसानों पे हमले जो भालू करता है वो स्लॉथ बेयर है। तो इस दुनिया में बहुत सारे नाम गलत हैं, उन पर विचार करिए। मैं इसलिए बोलता हूँ गौर को इंडियन बाइसन, क्योंकि विकीपीडिया में भी लिखा है। तो जहाँ पे इंडियन बाइसन थे वहाँ पर री इंट्रोड्यूस किए गए, तो वाटर बफेलो था पहले कान्हा में, अब वापस री इंट्रोड्यूस किया गया है। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जो डियर हैं वो बहुत ही नज़ाकत के साथ घास को खाते हैं। एक तो छोटी घास को खाते हैं, उसका टिप टिप तोड़ लेते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। तो अगर खरपतवार कहीं उग रही है तो डियर उसको नुकसान नहीं करते। खरपतवार बहुत तेज़ी से बढ़ती है हमेशा, दूसरी स्पीशीज बढ़ती नहीं। धीरे 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 खरपतवार बड़ी हो जाती है, घास नीचे हो गई, धूप आती नहीं और घास खत्म हो जाती है। खरपतवार ही उस इलाके को कवर कर लेती है। एक उदाहरण लैंटाना है। लेकिन जो भैंस खाती है वो
पकड़ के खाती है, वो उजड्ड तरीके से खाती है, यूं भरा निकाला, जड़ से ही उखाड़ लिया। तो नुकसान करती है, लेकिन वो खरपतवार को भी खत्म करती है, ग्रासलैंड का मैनेजमेंट करती है। दूसरा, उसके खुर से दब जाती है, जो मुलायम खरपतवार है, घास को तो खा ही रही है, खरपतवार को नहीं खा रही अगर, तो बार बार पैर भारी भरकम वजन पड़ने से वो खरपतवार कमज़ोर हो जाती है, कई बार उगती ही नहीं, और उसकी डेवलपमेंट जो तेज़ थी वो धीमी हो जाती है। पानी के गड्ढों में बैठती है, बार बार लोट लगाती है, बाहर उसके पैरों से गड्ढे खुदते हैं, तो वाटर बॉडी और अच्छी हो जाती है। जहाँ किनारे बैठ जाएगी, थोड़ा सा पानी, मिट्टी कीचड़ दब जाएगा, पानी को भरने को ज़्यादा एरिया मिलेगा। तो इस तरह से जंगल में जो काम वाटर बफेलो करती है वो डियर नहीं कर पाते। जिस तरह से हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती है, हर उंगली का अलग साइज है, हर किसी का अलग काम है, किसी का ज़्यादा किसी का कम, ऐसे ही वाटर बफेलो का एक अलग रोल है। लेकिन उसी जंगल में जहाँ वो पहले मिलते थे, जिस जंगल में वो नहीं मिलते थे, अगर वहाँ पर आप उनको इसको री इंट्रोड्यूस करना ठीक है, इंट्रोड्यूस करना गलत है, तो वो आप पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि जहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ थे, यहाँ पर री इंट्रोड्यूस कर दिया, बहुत अच्छा किया। एक नाम सुना होगा कभी आपने, कोकीन हिप्पो। ऐसे हिप्पो नहीं थे जो कि कोकीन लेते थे, ये कोकीन हिप्पो इनका नाम क्यों है, कोलंबिया में है, करीब 150 की इनकी तादाद है। एक बहुत बड़ा कोकीन का स्मगलर था जिसका कि नाम था पाब्लो एस्कोबार। 1980 के दशक में उसका तूती बोलती थी, वहाँ की गवर्नमेंट पे भी उसका ही राज चलता था। उसको तरह तरह के एग्जॉटिक एनिमल्स रखने का शौक था। उसने अपना एक प्राइवेट गेम रेंच बनाया हुआ था, उसमें तरह तरह के जानवर थे, और उसमें उसने 4 हिप्पो भी रखे थे। जब 1990s के समथिंग उसकी डेथ हो गई, तो अब इन जानवरों को खाना कौन खिलाएगा, तो जानवर रिलीज़ कर दिए गए। ऐसा इंडिया में बहुत बार हुआ था, राजा महाराजा जो अपने प्राइवेट शिकारगाह रखते थे उसमें जानवर रखते थे, और जब राजा का राज्य कोई दूसरा राजा लूट लेता था तो उसको जानवरों से मतलब नहीं था, तो वो पैसा वैसा लूट लेता था, लेकिन वो जानवर खुला छोड़ देता था, तो वो जंगल में चले जाते थे। जो जिस तरह के जानवर हो, कुछ लोगों ने पकड़ लिए, कुछ को मार दिए, कुछ का शिकार कर लिया, कुछ जो शिकारी थे वो जंगल में सक्सेसफुल हो गए। लेकिन ये हिप्पो क्या थे कि 4 थे, तो बाकी जानवरों को भी ऐसे ही किया कोलंबिया ने, किसी ने मार लिया, किसी ने जंगल में अडेप्ट हो गए अपने समय के साथ। हिप्पो बहुत बड़ा जानवर था, इसको मारे कौन, पानी के अंदर दिन भर रहता है, रात को बाहर निकलता है, और सबसे ज़्यादा मौतें अगर विश्व में किसी जानवर से होती हैं सांप को छोड़ने के बाद, हिप्पो से होती है। उसको कोई मार नहीं पाया, 4 के करते 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 अब 150 हो गए। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि दिन भर एक तो पानी के अंदर रहते हैं, पानी के अंदर वो मल मूत्र वहीं त्याग करते हैं, तो पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा। देखिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। थोड़ा बहुत ठीक है, पानी की सिंचाई हो रही ठीक है, बाढ़ आ जाना ठीक नहीं ना, बाढ़ आके तो गड़बड़ होता है। न्यूट्रिएंट्स इतने ज़्यादा हो गए कि एल्गी बहुत ज़्यादा पनपने लगी, एल्गी को भोजन मिलने लगा। एल्गी जब पानी के ऊपर पूरे में आने लगी तो ऑक्सीजन जानी कम हो गई। जब जिस लेक के अंदर पूरी एल्गी हो जाएगी, उसके नीचे मछलियों का रहना मुश्किल हो जाता है, कहीं ना कहीं छेद नहीं होगा तो हवा कैसे जाएगी, तो उससे मछलियाँ कम होने लगी, पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई, तो वाटर बॉडी का हेल्थ खराब हो गई। हिप्पो दिन भर रहते हैं पानी के अंदर, रात को निकलते हैं और अपना जितना उनकी रेंज है उतनी दूर जाके घास चरते हैं, सुबह होने के पहले वापस पानी के अंदर आ जाते हैं, और पानी में तैरते नहीं है, चलते हैं, पैर से जैसे नॉर्मल चलते हैं वैसे चलते हैं, ये कोई तैरते नहीं है। तो अब जो नदी के जहाँ पे भी रह रहे हैं वाटर बॉडी, उसके किनारे की घास पूरी खा गए। कई किसानों की फसलें हैं, उनकी हिम्मत नहीं कि रोक लें, वो फसलों को चौपट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा विरोध होने लगा। तो अब वहाँ की गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि 80 हिप्पो की कलिंग की जाएगी, उन्हें मारा जाएगा। पहले नसबंदी करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ, 2-3 तरीके और आजमा के देख लिए, कुछ नहीं हुआ, तो अब ये डिसाइड उन्होंने किया है कि उसकी आधी पॉपुलेशन, आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन ख़त्म कर दी जाएगी, ताकि वो भी लिमिटेड रहें और इंसान भी रह पाए। कभी मैंने सुना था कि एक आध बार ये बात हुई थी कि ये कोकीन हिप्पो इंडिया भेजे जाने की तैयारी थी। हालांकि इंडिया अगर भेजते तो जू में ही भेजते, क्योंकि इंडिया में कभी नेचुरली तो थे नहीं, तो ऐसा जानवर इंडिया में लाने की ज़रूरत भी नहीं है कि जो था ही नहीं।
इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है ना, री इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए, जैसे चीता था। जैगुआर को लाने की कोई बात नहीं ना इंडिया में, जैगुआर इंडिया में है लेकिन जू में है, तो वो हिप्पो अगर भेजे जा रहे होते इंडिया में तो जू में, वो तो कोई दिक्कत नहीं, जिस जू को पास कैपेसिटी हो तो भेज दें तो कुछ की जान बच जाएगी अगर ऐसा हो तो किसी जानवर का क्या महत्व है, ये वाटर बुफेलो की बात पे मुझे याद आया कोकीन हिप्पो का, कि जानवर फ़ायदा भी कर सकता है, नुकसान भी कर सकता है। तो जहाँ पे वाटर बुफेलो थी वहाँ तो इंट्रोड्यूस करना ठीक है, जहाँ नहीं थी वहाँ हम सोचे कि इनको ला दें तो जंगल बेहतर हो जाएगा, ये उसको खा जाएंगी आपके खरपतवार को, तो ऐसा नहीं है। जहाँ नहीं थी वहाँ लाने की कभी गलती नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर वही मामला हो जाएगा जो हुआ कोकीन हिप्पो का। तो चलिए, बहुत सारी चर्चा हो गई आपके साथ मिक्स टॉपिक पे, जो जो याद आता गया। ऐसे ही फिर नए पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।